नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पहले हमने बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास और भारत के जीवन के सामान्य परिचय को देखा था। आज हम आपको महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय बताएंगे। तो चलिए इनके सामान्य परिचय के विषय में एक नज़र डालते हैं। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। तो जो हमारे महाकवि कालिदास जी है, महाकवि, इनको एक उपाधि मिली हुई है। महाकवि कालिदास पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। इनके जन्म के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। इनके जन्म के विषय में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं मिलती है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इसके विषय में अनेक विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। कोई ठोस जानकारी नहीं है और बहुत सारे विद्वान हैं। कोई इनका जन्म कभी बताता है, कोई कभी बताता है, यानी कि इनके अलग अलग सबके मत हैं, कोई एक मत नहीं है। कुछ विद्वान 150 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व के बीच इनका जन्म मानते हैं। कुछ विद्वान 150 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच का इनका जन्म मानते हैं और कुछ विद्वान इनके नाटक मालविकाग्निमित्रम के आधार पर गुप्त काल के समय इनका जन्म मानते हैं। और कुछ विद्वान हैं वो जो इनका नाटक है, इन्होंने एक नाटक की रचना की थी मालविकाग्निमित्रम, उसके आधार पर गुप्त काल के समय इनका जन्म मानते हैं, जिसमें अग्निमित्र का वर्णन है जो 170 ईसा पूर्व का शासक था। तो जो अभी आपको बताया था मालविकाग्निमित्रम, इनकी जो रचना है उसमें अग्निमित्र का वर्णन है। मालविका और अग्निमित्र की कहानी है इसमें। तो जो 170 ईसा पूर्व का शासक था, जो अग्निमित्र था, 170 ईसा पूर्व का शासक था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम 6ठी शताब्दी की रचना है और बाणभट्ट की जो एक रचना है हर्षचरितम, वो 6ठी शताब्दी की रचना है, जिसमें कालिदास का उल्लेख मिलता है। तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख, उनका जिक्र मिलता है। इन्हीं सब साक्ष्यों के आधार पर इनका जन्म पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है। तो ये जो साक्ष्य हैं इनके आधार पर माना जाता है कि इनका जन्म पहली शताब्दी और तीसरी शताब्दी के बीच में हुआ होगा, के मध्य में हुआ होगा। इनके जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। तो ये तो इनका समय हुआ। अब इनका जो जन्म स्थान है कि इनका जन्म कहाँ हुआ होगा, इसके विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, यानी एक मत नहीं है। मेघदूतम में उज्जैन शहर, जो कि मध्य प्रदेश में है, का वर्णन होने से कुछ विद्वान उज्जैन को इनका जन्म स्थान मानते हैं। मेघदूतम में उज्जैन शहर का वर्णन है, तो उसके वर्णन की वजह से कुछ विद्वान इनको उज्जैन का निवासी मानते हैं कि इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। और कुछ विद्वान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्का गांव में इनका जन्म स्थान मानते हैं। और कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग जिला है, वहाँ के कविल्का या इसको कविल्ठा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कविल्का नामक एक गांव था, जहाँ पर सरकार ने यहाँ पर इनकी एक प्रतिमा और सभागार का निर्माण करवाया है। उस गांव में सरकार ने इनकी एक प्रतिमा बनवाई है और एक सभागार का निर्माण करवाया है। इनके बचपन का नाम रामबोला था। बचपन में इनको रामबोला बोला जाता था। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास महाराज विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। इनके साहित्य में आदर्श और नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं। इनका जो साहित्य है, इनका जो संस्कृत साहित्य है, उसमें इनके आदर्श और नैतिक मूल्य
साफ साफ दिखाई देते हैं। श्रृंगार रस की रचनाओं में इनको महारत हासिल है। श्रृंगार रस की रचनाओं में इन्हें महारत हासिल है, यानी कि श्रृंगार रस का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये श्रृंगार ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक है जो इनकी अत्यधिक प्रसिद्ध रचना है। इनके नाटकों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इनके जो नाटक हैं उनका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। यह अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध थे। इन्हें उपमा कालिदासस्य की उपाधि भी मिली है। अपनी रचनाओं में जो कालिदास जितनी रचनाएं की हैं उसमें उन्होंने उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें उपमा कालिदासस्य की उपाधि भी मिली है। कालिदास का विवाह मालव राजा शारदानंद की विदुषी राजकुमारी विद्युत्मा से हुआ था। और कालिदास का जो विवाह हुआ था वो मालव राजा शारदानंद की विदुषी यानी विद्वान जो पुत्री थी विद्युत्मा, उनसे हुआ था। इसके विषय में भी एक कहानी प्रचलित है कि राजकुमारी विद्युत्मा अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करती थी। कहा जाता है कि जो राजकुमारी विद्युत्मा थी जिनसे इनका विवाह हुआ था वो बहुत ही विदुषी थी, विद्वान थी और उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने कह रखा था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। और उसने ये घोषणा कर रखी थी, ये बोल रखा था कि जो भी व्यक्ति मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इस तरह विद्युत्मा से विवाह की इच्छा रखने वाले सभी विद्वान विद्युत्मा से शास्त्रार्थ में हार गए। बहुत सारे विद्वान आए जो विद्युत्मा से विवाह करना चाहते थे, किंतु विद्युत्मा ने सभी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। इसलिए कुछ विद्वानों ने मिलकर अपनी हार का बदला लेने के लिए मूर्ख कालिदास से विद्युत्मा का विवाह कराने का निश्चय किया। तो जो कुछ विद्वान थे जो उनसे हार गए थे शास्त्रार्थ में, तो उन्होंने बदला लेने की सोची विद्युत्मा से। और तो उन्होंने कालिदास जी तो जो कि बचपन में बहुत ही मूर्ख थे ऐसा कहा जाता है, तो उनसे उनका विवाह कराने का निश्चय किया। अब मूर्ख क्यों थे? क्योंकि कालिदास जिस पेड़ की टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। जब वो विद्वान शास्त्रार्थ में हार कर उधर कहीं से जा रहे थे तब इन्होंने देखा कि एक नौजवान है जो एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ उसी टहनी को काट रहा है। तो सभी विद्वानों को उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं लगा। तो सभी विद्वानों ने सोचा कि जो व्यक्ति जिस पेड़ पर की टहनी पर बैठा उसी टहनी को काट रहा है तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। फिर वह कालिदास को विद्युत्मा के पास अपना गुरु बनाकर ले गए। फिर उन्होंने क्या किया, कालिदास को नीचे उतारा और उनको समझाया और उनको अपना गुरु बनाकर विद्युत्मा के पास ले गए और कहा कि उनका मौन व्रत है, अतः आप सांकेतिक भाषा में शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और उन्होंने विद्युत्मा से कहा कि हमारे गुरु का आज मौन व्रत है, अतः आप उनसे सांकेतिक भाषा में ही शास्त्रार्थ कर सकती हैं, यानी कि इशारों में ही आप उनसे शास्त्रार्थ कर सकती हैं। जब विद्युत्मा इशारों में प्रश्न करती है तो कालिदास उसका जवाब सांकेतिक भाषा में देते हैं। और जब भी विद्युत्मा कोई प्रश्न करती है तो कालिदास सांकेतिक भाषा में ही उसका जवाब देते हैं, जिसको सभी विद्वान तर्क देकर सही सिद्ध कर देते हैं। तो जो भी कालिदास का जवाब देते हैं विद्वान अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा उसमें तर्क देकर उसको सही सिद्ध कर देते हैं, सही साबित कर देते हैं। विद्युत्मा और कालिदास का विवाह हो जाता है। तो इस तरह विद्युत्मा कालिदास से हार जाती है और उनका विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद विद्युत्मा को पता चल गया कि कालिदास एक मंद बुद्धि और मूर्ख व्यक्ति हैं। अब
जब वो साथ रहे उसके बाद विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास तो एक मंदबुद्धि और मूर्ख व्यक्ति हैं, वो एक विद्वान नहीं है, जबकि उन सब विद्वानों ने मिलकर उसके साथ धोखा किया था। तब विद्योत्मा ने अपमानित करके उन्हें घर से निकाल दिया। तो विद्योत्मा ने कालिदास को अपमानित करके घर से निकाल दिया। पत्नी से अपमानित होकर उन्होंने ज्ञानी बनने का संकल्प लिया और माँ काली के आशीर्वाद से परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। तो पत्नी से अपमानित होकर उन्होंने ज्ञानी बनने का संकल्प लिया, निश्चय किया, और माँ काली के आशीर्वाद से, माँ काली का मंदिर था, वो वहाँ पर गए, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और उससे वो परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। इसके पश्चात वह घर लौटे और संस्कृत भाषा में सुंदरी अनावृत कपाटम द्वारम देहि कहा। जब वो घर लौटे उसके बाद उन्होंने विद्योत्मा के द्वार के बाहर खड़े होकर कहा, सुंदरी, हे सुंदरी, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, हे सुंदरी, द्वार दरवाजा खोलो। जिस पर विद्योत्मा को पता चल गया कि कोई परम ज्ञानी व्यक्ति द्वार पर है। अस्ति कश्चिद वाग विशेषा, कोई विद्वान लगता है। विद्योत्मा ने सोचा जो संस्कृत में बात कर रहा है तो वो जरूर ही कोई विद्वान व्यक्ति है, ऐसा विद्योत्मा ने सोचा। जब कालिदास को देखा तो वह दंग रह गए। जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने कालिदास खड़े हैं तो उनको देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित रहे कि इतना मूर्ख व्यक्ति इतना विद्वान कैसे बन गया। विद्योत्मा के मुख से निकले 3 शब्दों से कालिदास ने 3 महान ग्रंथों की रचना कर डाली। अब विद्योत्मा के मुख से जो 3 शब्द निकले थे, अस्ति कश्चिद वाग विशेषा, इन 3 शब्दों से इन्होंने 3 महान ग्रंथों की रचना कर डाली। वो महान ग्रंथ कौन से हैं मैं बताती हूँ आगे आपको। अस्ति पद से अस्युत्तरस्याम दिस देवात्मा से आरंभ कर कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की। जो विद्योत्मा ने बोला था अस्ति, पहला शब्द था अस्ति, तो अस्ति पद से उन्होंने कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कर दी। इनका सबसे पहला श्लोक है अस्युत्तरस्याम दिस देवात्मा, आगे और भी लाइनें हैं, तो उन्होंने इससे आरंभ करके कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कर दी। उसके बाद था अस्ति के बाद कश्चिद, तो कश्चिद कांता विरह गुणा से आरंभ कर मेघदूतम खंड काव्य की रचना की। उनका एक मेघदूतम खंड काव्य या गीत काव्य है जिसकी उन्होंने रचना की सबसे पहले शुरुआत करके कश्चिद से, कश्चिद कांता विरह गरुणा से। वाग शब्द से वागार्थाविव संप्रक्तों से आरंभ कर रघुवंशम महाकाव्य रच डाला। रघुवंशम, उन्होंने एक रघुवंशम महाकाव्य की रचना की जिसका आरंभ उन्होंने वाग शब्द से किया। वागार्थाविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, तो इससे इन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना कर डाली। तो कालिदास के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जिस विद्योत्मा के तिरस्कार के कारण यह महामूर्ख से विद्वान बने, उसकी यह माता और गुरु के समान पूजा करने लगे। कालिदास के विषय में अनेक किंवदंतियाँ हैं, अनेक तरह की बातें लोगों ने की हैं कि जिस विद्योत्मा के तिरस्कार या अपमान के कारण ये बहुत मूर्ख से एक विद्वान बने थे, उनको यह माता और गुरु की तरह उनकी पूजा करने लगे थे। और यह देखकर विद्योत्मा को बहुत दुख हुआ और उसने शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही होगी। तो जब ये देखा कि वो तो उनकी पत्नी थी, लेकिन जब वो माता और गुरु की तरह उनकी पूजा करने लगे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही होगी। एक बार यह अपने मित्र लंका के राजा कुमारदास से मिलने गए, जो कि स्वयं एक कवि थे।
तो एक बार ये इनके जो मित्र थे लंका के राजा कुमारदास, तो उनसे मिलने के लिए लंका गए। वहाँ एक वैश्या के हाथों इनकी मृत्यु हुई। तो वहाँ एक वैश्या थी, गणिका थी, जिसके हाथों इनकी मृत्यु हुई। जनश्रुति है कि कुमारदास एक गणिका से प्रेम करते थे और उसको कविता की एक पंक्ति लिखकर वचन दिया था कि यदि वह उसे पूरा कर देगी तो वे उससे विवाह कर लेंगे। ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि कुमारदास थे वो एक गणिका यानी वैश्या से प्रेम करते थे और उसको कविता की कुछ एक पंक्ति लिख कर दी थी और ये वचन दिया था कि यदि तुमने ये कविता की पंक्ति पूरी कर दी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। संयोगवश कालिदास गणिका के घर पहुंच जाते हैं। जब कालिदास लंका में अपने मित्र से मिलने जाते हैं और संयोगवश वो उसी गणिका के घर पहुंच जाते हैं और कविता की अधूरी पंक्ति को देख उसे पूरा कर देते हैं। जब वो कविता की वो अधूरी पंक्ति देखते हैं तो उसको पूरा कर देते हैं। गणिका सोचती है कि कहीं राजा को इसकी जानकारी न मिल जाए कि यह कविता उसने नहीं कालिदास ने पूर्ण की है, तो वह कालिदास को विष देकर मार देते हैं। अब गणिका सोचती है कि यदि राजा को ये पता चल गया कि ये पंक्ति कालिदास ने पूरी की है, उसने नहीं पूरी की है, तो वो उसे विवाह नहीं करेंगे। तो वो क्या करती है, वो कालिदास को विष देकर जहर देकर मार देती है। कुमारदास को यह सत्य पता चलता है तो वह भी आत्महत्या कर लेते हैं। जब राजा कुमारदास को ये पता चलता है कि ये सारी घटना की उनको जानकारी मिलती है तो वो भी आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु अधिकतर विद्वान इस घटना को असत्य मानते हैं और उनकी मृत्यु उज्जैन में ही एकादशी को मानते हैं। परंतु ये जो कहानी है इस पर अधिकतर विद्वान इसको असत्य मानते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते हैं और इनकी मृत्यु उज्जैन में ही एकादशी के दिन मानते हैं। इस तरह इनकी मृत्यु के विषय में भी ठोस जानकारी नहीं मिलती है, जैसे कि इनके जन्म के विषय में नहीं मिलती है। तो जैसे इनके जन्म के विषय में भी, जन्म स्थान के विषय में भी कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिलती, उसी तरह इनकी मृत्यु के विषय में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है, सही प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने संस्कृत साहित्य में अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों द्वारा अपना अमूल्य योगदान दिया। तो इस तरह जो कालिदास जी थे, वो महाकवि कालिदास, उन्होंने संस्कृत साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो अब हम इस गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हमारे कवि का नाम कालिदास, इनका जन्म 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है और इनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान के विषय में भी विवाद है। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर या उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्का या कविल्ठा गांव माना जाता है। इनकी मृत्यु का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ विद्वान उज्जैन और कुछ लंका में इनकी मृत्यु मानते हैं। माता पिता के विषय में भी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इनकी पत्नी राजकुमारी विद्योत्तमा। उपाधियां हैं इनकी महाकवि, उपमा कालिदास, भारत का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, कविकुलगुरु, कविता कामिनी विलास, ये इनकी उपाधियां हैं। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं, वैसे तो उन्होंने अन्य और भी रचनाएं की हैं, लेकिन जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं वो हैं रघुवंशम, कुमार संभवम जो कि महाकाव्य हैं, और मेघदूतम, ऋतुसंहार जो खंड काव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जो इनके नाटक हैं। तो इस तरह इनकी 7 रचनाएं हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा है श्रृंगार तथा प्रसाद गुण युक्त इनकी भाषा है। तो इस तरह मित्रों, आज मैंने आपको महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के विषय में बताया है। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।